हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम NCERT 360 डिग्री जो कि क्लास 6 से 12 तक दिया हुआ है, इसमें हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि मैंने कक्षा 6 एवं कक्षा 7 का पॉलिटिकल साइंस समाप्त कर दिया हूँ। आज हमारा हिस्ट्री का क्लास है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसको हम जो है सप्ताह के हिसाब से बांटे हैं। सप्ताह में 2 दिन हिस्ट्री करेंगे, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटिकल, इस तरह से करेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है ये NCERT का सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी BPSC AEDO का एग्जाम होने वाला है, TRE का एग्जाम आने वाला है, BSSC, रेलवे, SSC एवं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे एग्जाम में जो है NCERT से सवाल पूछे ही जाते हैं। और इस पुस्तक में जो है शशि शरण सर ने जितना भी प्रश्न है सबको एक साथ दिया हुआ है, और प्रश्न कहाँ से लिया गया है, किस लाइन से लिया गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? प्राचीन काल में लोग जो है किस नदी के किनारे रहते थे? तो ये रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। प्राचीन काल में लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ और कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ये यहाँ से लिया गया है। जिस प्रश्न का विश्लेषण जरूरी होगा पढ़ना उसको मैं पढ़ूंगा, बाकी को मैं स्किप करूंगा, सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दूंगा। इसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे, और दूसरा है ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे। इसमें जो है सही कथन है केवल दो जो है सही कथन है कि ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे, और ऊपर वाला जो है गलत है। प्राचीन काल में लोग जो है गंगा नदी के तट पर नहीं रहते थे, ये रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ स्थित है? ये है उत्तर पश्चिम। एक मिनट, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन जो है सही नहीं है। स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया था, यह कथन सही नहीं है, और 2 नंबर कथन सही है। उन्होंने जो है भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था, दूसरा नंबर कथन सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने जो है भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है निम्न में कृषि का विकास किस किस क्षेत्र में देखने को मिलता था? इसका विकास जो है विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलता था। विंध्य क्षेत्र में कृषि का विकास देखने के लिए मिलता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नदियां और उसके सहायक नदी को मिलान कीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी में है BDAC। ए का है B, 2 का है D, 3 का है A, 4 का है C। गंगा का सहायक नदी है सोन, सिंधु का सहायक नदी है चिनाब, कृष्णा का सहायक नदी है मूसी, और यमुना का सहायक नदी है चंबल। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से जो है कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में है? कि गारो पहाड़ी जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। गारो पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इन्हें जो है मगध नाम से जाना जाता था। मगध नाम से जाना जाता था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है? तो ये है बांध। बांध का जो है प्राकृतिक सीमा नहीं बनता है। इसका विश्लेषण देखें। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है और 4 नंबर कथन गलत है। देख लेते हैं 1 और 3 में क्या है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। सही कथन है। समुद्र पहाड़ियाँ और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये भी सही है। प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। ये भी सही है। और ये 4 नंबर कथन जो है ये गलत है। इसमें क्या है, गंगा के दक्षिण में स्थित इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा जाता था। यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिया किस शब्द से संगीत निकलता है? निम्नलिखित में से इंडिया किस शब्द से निकलता है? इंडिया निकलता है इंड शब्द से। इंडिया जो है इंड शब्द से निकलता है। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औसत्य कथन का चयन करें। औसत्य कथन का चयन करें। इसमें जो है औसत्य कथन केवल 4 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 4। 4 में क्या है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा। यह कथन असत्य है, बाकी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि जो है निम्न में से किस पेड़ की छाल से बने जाती हैं? पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से पांडुलिपि बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है मंदिरों और विहारों से। मंदिरों और विहारों से जो है पांडुलिपि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3। केवल 3 जो है असत्य कथन है। क्या है, प्राकृत भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते थे। ये कथन बिल्कुल असत्य है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता था? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता था? इन्हें जो है पुरातत्वविद कहते थे। पुरातत्वविद जो है कहते थे अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है,
यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा बनवाया गया था शिलालेख। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 कथन सही है, बाकी गलत है। क्या है? प्राचीन काल में जो है पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। सही है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। और चौथा कथन है शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। ये तीनों कथन सही है, बाकी 3 नंबर जो है गलत है। अगला प्रश्न है निम्न में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसाई धर्म का प्रवर्तक था ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो ये था ईसा मसीह। निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? वर्ष की गणना जो है ईसा मसीह के जन्मतिथि से की जाती है। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्मतिथि से की जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से आखेट का क्या अर्थ होता है? आखेट का क्या अर्थ होता है? आखेट का अर्थ होता है शिकारी। आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? निम्न में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वे जो है शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया करते थे, फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था? शिकारी जो है शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के कारण। उपरोक्त सभी में इधर 2 ऑप्शन छूट गया है, वो दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक स्थान दूसरे स्थान जाते थे इसीलिए कि एक स्थान पर ज़्यादा दिन रहने से वे भोजन समाप्त होने के कारण जाते थे और शिकार के लिए जानवरों की तलाश में जाते थे। और तीसरा कथन है पानी की तलाश में भी जाते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। औजारों का उपयोग जो है किया जाता था फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए, जानवरों का खाल उतारने के लिए। अगला प्रश्न है आरंभिक लोग जो है ऐसी जगह क्यों ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिले? आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहां अच्छे पत्थर मिले? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जो है आरंभिक लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है यहाँ पे भीमबेटका का गुफाएं संबंधित है। भीमबेटका का गुफाएं संबंधित है, तो ये संबंधित है रॉक पेंटिंग से। भीमबेटका की गुफाएं संबंधित है रॉक पेंटिंग से। इसका बी जो है राइट आंसर है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग जो है भीमबेटका गुफाएं संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें जो है कोई भी कथन सही नहीं है, सारे कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुरास्थल से राख का अवशेष मिलता है? निम्न में से किस पुरास्थल से राख का अवशेष मिलता है? तो ये मिलता है कुरनूल से। कुरनूल एक पुरास्थल है, यहाँ से राख का अवशेष मिलता है। अगला प्रश्न है निम्न में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे?
आरंभिक लोग जो है आग का उपयोग किस लिए करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आरंभिक लोग आग का उपयोग करते थे प्रकाश के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए और मांस भुनाने के लिए। अगला प्रश्न है, बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही आंसर है। देखते हैं इसको। बदलती जलवायु के कारण जो है आरंभिक लोग में बदलाव आए हैं, तो वो है कई क्षेत्रों में घास के मैदान, 1 मिनट, कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनाने वाले लोग, जिससे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। और दूसरा है जानवरों को पालतू बनाने लगे। और तीसरा है कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान अनाज उगने लगे। अगला प्रश्न है, आरंभिक लोग ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? आरंभिक लोग ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता को पालतू बनाया था आरंभिक लोग ने सबसे पहले जिस किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित होने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कथन जो है सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 4। लोग जो है उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। दूसरा है बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे जिनसे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया जा सके। और चौथा है कृषि की अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं या जौ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि की शुरुआत हुई थी 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल में मानव जो है अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग करते थे उपयुक्त सभी के रूप में, उपहार के रूप में, खाद्य के रूप में और भंडारण के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। और असत्य कथन का चयन जो है इसमें असत्य कथन केवल एक ही है, केवल 3 नंबर कथन जो है असत्य है। क्या है 3 नंबर में? कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गर्तावास। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को गर्तावास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? निम्न में से कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था? ये है बुर्जहोम के लोग। बुर्जहोम के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन्हें गर्तावास के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वह स्थान कौन सा है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़, बकरी पालना सीखा? वह स्थान कौन सा है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़, बकरी का पालना सीखा था? तो वे था मेहरगढ़। मेहरगढ़ है वो स्थान जहाँ पर स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाया था और भेड़, बकरी का पालन करना सीखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। मेहरगढ़ के में जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और दूसरा है मृत्यु के पश्चात मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता है? निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता है? ये स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है
एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। दूसरा है, हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस तरह से 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ था 4700 साल पहले। 4700 साल पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की नगरों निम्नलिखित में से जो है हड़प्पा सभ्यता की नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है इस सभ्यता में इमारतों को बनाने के में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये कथन सही नहीं है। इमारतों को बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों का नहीं बल्कि पके हुए ईंट का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है? निम्न में से किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो ये अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से और कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 3142। 3142 ये लिख दिया है, कोई बात नहीं। हड़प्पा जो है R37 और मोहनजोदड़ो स्नानागार है जो है कालीबंगन, मोहरें और लोथल जो है बंदरगाह। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में जो है बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा में 4 मोहरें, हड़प्पा स्थल पर मोहरें और अन्य कलाकृतियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार, मोहनजोदड़ो में मिला है महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। और फिर है हड़प्पा R37। कालीबंगा में मिली कब्रों में से कुछ पर R37 नंबर लिखा था जो उन्हें पहचानने में मदद करता है। फिर है लोथल। लोथल जो है एक बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र एक ज्ञात बंदरगाह शहर है। यहाँ जो है एक गोदी भी मिली है और कालीबंगा मोहरें के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर हड़प्पा सभ्यता में जो है गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं के बने जाती थी। दूसरा कथन है, इस सभ्यता के लोग धातुओं की मोहरें बनाते थे जिस पर पंछियों का चित्र हुआ करता था। आपको बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता में जो है गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे आभूषणों से बने होते थे। ये कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काला। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काले रंग का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार के पत्थर से बने बाट का उपयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस प्रकार के पत्थर के बाट का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चट पत्थर। चट पत्थर का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, यही है चट पत्थर, चित्र में दिखाया गया है। जो किसी खास चीज़ें को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कहा जाता है उसे, जो खास चीज़ें बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका राइट आंसर है केवल 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केवल 2। इनमें से जो है कौन सा कथन असत्य है ये बताना था। तो 2 नंबर कथन असत्य है, 1 नंबर कथन को सत्य है। पत्थर और संग प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है, जबकि 2 नंबर कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ये मिला है मेहरगढ़ में। कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कपास की खेती का साक्ष्य। देखते हैं इसका विश्लेषण। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे कहाँ से? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे राजस्थान से। हड़प्पा का लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? ये करते थे राजस्थान से। हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 जो कथन जो है असत्य है। 1 और 2 कथन असत्य है, पहला और दूसरा असत्य है और तीसरा कथन सत्य है। हम लोग सत्य कथन को पढ़ते हैं कि टीन का आयात जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब बाकी ये दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा स्थल धौलावीरा बसा हुआ है कहाँ पर? निम्न में से हड़प्पा स्थल धौलावीरा कहाँ बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है सही कथन का चयन करें और इसका दोनों कथन सही है। हड़प्पा स्थल धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर है और धौलावीरा नगर 3 भागों में बंटा गया था। धौलावीरा नगर को जो है 3 भागों में बंटा गया था। ये दोनों सत्य है और तीसरा नंबर कथन जो है गलत है। ये नंबर गलत है, बाकी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल धौलावीरा जो है निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ था? हड़प्पा स्थल धौलावीरा निम्न में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है लूनी नदी के तट पर। लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है धौलावीरा स्थल। इसका विश्लेषण देखेंगे। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मुहरें और मुद्रांकन तथा मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है जो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 के कारण। कथन 1, 2 और 4 के कारण क्या है? जंगलों का विनाश हो गया इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ।
और चौथा कथन है भूतात्विक परिवर्तन हुआ, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ये तीसरा नंबर गलत है। 1, 2 और 4 के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है वेद जो है कितने प्रकार के होते हैं? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वेदों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन जो है वेदों के संदर्भ में सत्य है। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। दूसरा है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ये तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है भारत यूरोपियन भाषा परिवार का। भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत। अगला प्रश्न है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है द्रविड़ की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगला प्रश्न है झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है? झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा जो है किस परिवार से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका राइट आंसर है इसमें से जो है कथन सही चुनना है। तो सही कथन जो है केवल एक है, केवल 1 नंबर कथन सही है। 1 नंबर कथन है ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का जो है उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, उसको पढ़ा नहीं जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये ऋषि था विश्वामित्र। विश्वामित्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद में किन 2 नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? इसमें जो है सतलज और ब्यास नदी को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद की जो है कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया था? ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया था? ये किया गया था 150 साल पहले। 150 साल पहले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और दूसरा कथन है मवेशियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए की जाती थी जो उपजाऊ हो तथा जहाँ अच्छे चारागाह हैं। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण के आधार पर एक मिनट ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण कौम के आधार पर किया गया है? ऋग्वेद में किन 2 समूहों का वर्गीकरण कौम के आधार पर किया गया है? ये किया गया है राजा और पुरोहित का। राजा और पुरोहित का वर्गीकरण जो है कौम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और दूसरे लोग राजा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में घोड़े को किस काम में लाया जाता है? ऋग्वैदिक काल में जो है घोड़े को किस काम के लिए लाया जाता था? इन्हें जो है लड़ाई रथ को खींचने के लिए काम लाया जाता था। घोड़े का काम जो है लड़ाई रथ को खींचने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऋग वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए विष और जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 नंबर कथन जो है असत्य है। क्या है 3 नंबर कथन में? कि ऋग वैदिक काल में जो है राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक बन जाता था। ये कथन असत्य है, ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले को क्या कहा जाता था? इसे कहता था आर्य। ऋग्वेद में जो प्रार्थना का रचना करता था उसे आर्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महापाषाण बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? महापाषाण बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो ये प्रथा शुरू हुई थी 3000 साल पहले। 3000 साल पहले जो है महापाषाण बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 नंबर कथन जो है सही है। देख लेते हैं 1 और 2 कथन क्या है। महापाषाण में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हुए हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। दूसरा कथन है, महापाषाण पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए जाते हैं। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन को चुनें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है केवल 1 और 2 कथन सही है। यानी 2 ही कथन दिया हुआ है और दोनों कथन सत्य है। महापाषाण में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए तथा दूसरे कब्र में मिट्टी की बर्तन ही पाए गए। एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, आज से 3000 वर्ष पहले लोग किस प्रक्रिया के द्वारा राजा बनते थे? आज से 3000 वर्ष पहले जो है लोग यज्ञ करके राजा बनते थे। आज से 3000 वर्ष पहले लोग जो है यज्ञ करने के बाद राजा बनते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये 2 कथन में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य है। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करनी पड़ती थी। और दूसरा है, अश्वमेध करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अगला प्रश्न है, यही है अगला प्रश्न 3 नंबर। निम्न में से युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होता था? निम्न में से युद्ध के क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? तो राजा का सहचर होता था सारथी। राजा का सहचर को सारथी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। सही कथन का चयन करें और ये सही कथन जो है केवल एक ही है सही कथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केवल एक। यज्ञ के अवसर पर राजा के सारथी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। ये कथन सही है और दूसरा कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करें। निम्नलिखित को मिलान करें। इसका राइट आंसर है इस तरफ दिया हुआ है, देख लेते हैं। 1 का 3, 3 1 2 4, 3 1 2 4। पहले मिलान कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4। अब देखते हैं, ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना और क्षत्रिय का काम था युद्ध करना। वैश्य का काम था खेती करना और शूद्र का काम था तीनों वर्गों की सेवा करना। ये इसका सही मिलान है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से जो है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन की बसने की जगह। जन की बसने की जगह को जनपद कहा जाता था। जहाँ पर जन बसते थे उन्हें जनपद कहते थे। निम्न में से जनपद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 नंबर कथन जो है गलत है जनपद के संदर्भ में। 3 नंबर कथन में क्या है? तो इसमें जो है लोग मिट्टी के बर्तन भी बनते थे। इसमें कुछ धसूर और कुछ काले रंग के होते थे। ये कथन बिल्कुल असत्य है जनपद के संदर्भ में। इसमें जो है सत्य कथन है कि यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। और दूसरा कथन है लोग चावल, गेहूँ, धान, गन्ना, तिल आदि सरसों को ऐसी फसलों को उगाते थे। ये दोनों कथन सत्य है और ये तीसरा कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, महाजनपद का उदय कब हुआ था? महाजनपद का उदय हुआ था 2500 साल पहले। महाजनपद का उदय जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। 2500 साल पहले हुआ था महाजनपद का उदय। अगला प्रश्न है, महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है महाजनपद के संदर्भ में। इस काल में लकड़ी के हाल की जगह लोहे की हल बनने लगे, जिससे जमीन को भी आसानी से जोता जाने लगा। महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद शक्तिशाली जनपद होने का कारण क्या था? और इसका सही कारण था ऑप्शन 1 और 2 दोनों था इसका कारण। मगध महाजनपद जो है शक्तिशाली होने का कारण था कि मगध से सोने जैसी नदियाँ बहती थी। मगध से जो है स्वर्ण जैसी नदियाँ बहती थी, जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा कथन है मगध के 2 शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जो है अन्य जनपदों को जीतकर क्षेत्रीय विस्तार किया। ये दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था कहाँ का? अजातशत्रु जो है एक शक्तिशाली राजा था मगध का। मगध का एक शक्तिशाली राजा था अजातशत्रु। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर जो है मेसोडोनिया का राजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मेसोडोनिया। सिकंदर मेसोडोनिया का राजा था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 2300 साल पहले किया था। सिकंदर ने भारत का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले किया था। सिकंदर जो है मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे पहुंचा था? ये पहुंचा था बियास नदी के किनारे। सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी के किनारे पहुंचा था? ये पहुंचा था बियास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से बज्जी संघ की राजधानी कहाँ की गई थी? निम्न में से बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से बज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 जो है बज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन है। इसका मिलान करते हैं, नहीं इसको देख लेते हैं। 1, 2 और 4 इसकी राजधानी जो है वैशाली थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है विश्व की एकमात्र संघ जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, ये भी सही है। और चौथा है बज्जी संघ का यह वर्णन जो है दीर्घ निकाय से लिया गया है। ये तीनों कथन सत्य है और ये गलत है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा? अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये भेजा वस्त्रकार के पास। वस्त्रकार को भेजा है, बुद्ध के पास भेजा था वस्त्रकार को।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध का संबंध जो है किस गण से था? तो बुद्ध का संबंध जो है शाक्य गण से था। इसका आंसर जो है अगले पार्ट में मिलेगा। बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो इसका संबंध जो है शाक्य गण से था। इस तरह से हमारा हिस्ट्री का क्लास 6 जो है पार्ट 1 यहीं तक समाप्त होता है। इसमें जो है टोटल 30 पेज दिए हुए हैं। इसमें मैंने 2 पार्ट में विभक्त किया है। पहले पार्ट में हम पेज नंबर 1 से 15 तक किया हूँ। इसका अगला पार्ट आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।